हेलो सन्स, कैसे हैं आप सभी। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का एक नया चैप्टर एटम्स। इसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, जो सारे टॉपिक से हमने जो मतलब सारे टॉपिक को इसमें हमने कंप्लीट कर रखा है। एक्चुअली एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, एक स्लाइड में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेगा, जिससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप सेट प्रैक्टिस टाइप से पॉज करके जो है इसको आप सेट प्रैक्टिस करके आंसर दे सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, जो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज है वो सब एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पहले नंबर क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज। कहा कि जो टोटल एनर्जी लिथियम, देखिए यहाँ लिथियम प्लस प्लस है, ये नील्स बोर वाले जो है एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दिया था, उसमें जो है एनर्जी हम लोग को निकाल करके इसमें दिखाना है टोटल एनर्जी। तो सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए कि जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है टी इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसके लिए बोला? सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो एन का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी इसमें एन का वैल्यू 2 हो गया। और किसकी बात किया हुआ है? टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम की बात किया है। तो बताइए सुन, लिथियम के लिए जेड यानी एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, माइनस 13.6 जेड के जगह पे 3 रखिए, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और नीचे 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो करीबन करीबन यहाँ आ गया माइनस 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको यदि अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो करीबन करीबन जो है इसका जो है कट के आएगा, जो है एक बार फाइनल आंसर आपको बताते हैं, माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन आएगा। कितना आया सुन? माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। करेक्ट है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन माइनस 13.6 जो कि गलत है, बी 3.4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होने वाला है। साथ ही साथ फॉर्मूला भी जो है यहाँ से नोट कर लीजिए, इससे बेनिफिट होगा कि आप दूसरा क्वेश्चन भी यदि इससे आता है रिलेटेड तो आप जेड और एन का वैल्यू रख करके आप बड़ी बारीकी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए जब तक हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, बताइए सुन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन इज। माने कह रहा है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अगेन ये नील्स बोर थ्योरी का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो विजिबल रेंज अल्ट्रावायलेट रीजन है वो कौन से सीरीज में लाई करता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप पढ़ रखे होइएगा, उसमें अलग अलग सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, इस तरीके से पी फंड ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर ए कहा लाइमन, बी में है बामर, सी में है पास्टन, और डी में जो है फंड सीरीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है उसके जितना भी जो है स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस में लाई करता है? लाइमन सीरीज में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट्स एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट इज। ठीक है, कहा कि मतलब जो ऐसे समझ लीजिए, इनर आउटर में देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये आया न्यूक्लियस, इसके आगे मान लीजिए एक ऑर्बिट ये है, एक उसके बाद ऑर्बिट है। ठीक है, इसके बाद एक और ऑर्बिट आ गया। कोई भी कंसेक्यूटिव 2 ऑर्बिट देख लेते हैं, मान लीजिए कि इस दोनों के बारे में हम देख लेते हैं, इस दोनों के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आउटर ऑर्बिट ऊपर वाला हो गया आउटर, और ये हमारा हो गया इनर। तो कहा क्या कि जो एनर्जी है वो आउटर ऑर्बिट और इनर ऑर्बिट के कंपेयर में क्या होगा? तो ध्यान देना है सुन, सबसे कम एनर्जी पहले इनर का होता है, जैसे माइनस 13.6 पहले वाले का हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले का माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप एनर्जी निकालिएगा तो इस तरीके से आपको एनर्जी निकल के वहाँ पे आएगा। किस फार्मूला से? इस फार्मूला से। और किसकी बात हो रहा है? जनरली हाइड्रोजन, वैसे आप किसी भी हीलियम या लिथियम का भी लीजिएगा तो आउटर का एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा होता है किसी भी कंसेक्यूटिव इनर के लिए।
यानी कि आउटर ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा हो गया तो ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए में लेस, ऐसा नहीं होगा, बी में मोर, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, मोर, सी में इक्वल है और डी में नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी, मोर। ठीक है सर, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। देखिए इससे एक साथ 4 क्वेश्चन आने से बेनिफिट ये आपको दिखेगा कि साथ में आप क्वेश्चन को जैसे ही सॉर्ट आउट कीजिए और खुद से बना करके कमेंट में भी छोड़िए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है एक स्लाइड में, और 4 से 5 तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही एक स्लाइड में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ कि द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। कहा कि हाइड्रोजन एटम के लिए आप एनर्जी का रेशियो बताइए जिसमें सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। तो सबसे फॉर्मूला तो वही हो जाएगा इसमें -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्बिट है तो n इक्वस टू 2 और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो पूछ रहा है तो n इक्वस टू 3 हो गया। तो खुद से इसका आंसर करके बताइए जब तक यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक छोड़ देंगे, तो उसको वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 13.6। अच्छा देखिए एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें सारे ही चैप्टर पे हमने टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए। ऑप्टिक्स का भी हो ही गया है, बाकी इसका बचा हुआ तो एटम्स हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियाई का कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को रहने देते हैं कि जेड सेम ही होगा और एन का वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। उसी तरीके से एक इसके लिए हो गया टीई दूसरे के लिए। ठीक है, थर्ड के लिए देखते हैं तो इसका रेशियो ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। तो देखिए इससे काट लीजिए, जेड स्क्वायर कट जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और 2 का स्क्वायर नीचे रहेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर ऊपर चला गया तो 9 और 2 का स्क्वायर नीचे चला गया तो 4, यानी TE2, यानी कहने का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो जो निकल के आया वो कितना आया, 9 डिवाइडेड बाई 4, यानी 9 डिवाइडेड बाई 4 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में 2/3 है। ऑप्शन बी में जो है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 9/4, यानी कि ऑप्शन बी और सी में 3/4 और डी में 4/3 जो कि इनकरेक्ट है, यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को एक साथ नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में 4 क्वेश्चन और लेके आते हैं, इसी तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बोला कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हीलियम एटम इज, यानी कि ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम का रेडियस बताना है। तो रेडियस का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है इसको देख लीजिए। रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, ये होता है इसका फार्मूला रेडियस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ये भी देखने को मिलेगा 0.529, तो यानी 0.53 भी उसको लिख सकते हैं और इसी से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर किस में आएगा, वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो किसके लिए बोला, सेकेंड ऑर्बिट और हीलियम के लिए बोला। तो सेकेंड ऑर्बिट है तो 0.53 और सेकेंड है तो n का वैल्यू 2 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2 से इसको कट कर दीजिए और 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6 और कितना है 5 दूना 10, यानी 1.06 एंगस्ट्रॉम, यानी इसका करेक्ट आंसर आया 1.06 एंगस्ट्रॉम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पहला ही ऑप्शन में जो है 1.06 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे में 3.8 और सी बाकी जो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट पूछा। ठीक है तो सबसे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो एनर्जी का है, बी जूल, ये भी एनर्जी का है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा
m पे पावर -1 यानी पर मीटर जो होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट का करेक्ट ऑप्शन होता है, यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और डी में है मीटर पर सेकंड, जो कि रॉन्ग आंसर है। ठीक है सन, तो पॉज कर करके इसको बनाइए सन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, थोड़ा सा इधर हम लोग जल्दी निकलेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसको आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप आएगा तो उस पर टाइम देंगे, फार्मूला के साथ आपको उसमें करेक्ट आपको बनवाएंगे, या खुद से भी आप बना करके आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। अब बताइए सुन, और क्या बोला कि इसका जो है एंगुलर क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है ए में का इसका 7 का ऑप्शन ए है 2πh, बी है h/2π, सी है 2π/h और डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए सुन, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल में वो होता है मल्टीपल ऑफ, देखिए ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, nh/2π के बराबर होता है। यानी क्या आया इसमें, 2π निकल के आया, यानी इसका 2h/2π इसका जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन विजिबल रीजन। पिछले स्लाइड में क्या था कि जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है जो स्पेक्ट्रल सीरीज का वो किस में लाई करता है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था। इस बार आया कि विजिबल रेंज क्या होगा, यानी विजिबल रीजन में जो कौन सा सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाई करता है। तो ऑप्शन ए में है लाइमन, बी में है बामर, सी में पास्चन और जो है डी में जो है फंड। अच्छा देखिए सुन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बामर सीरीज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो बामर सीरीज है लिखते बाल्मर है, BAL होगा, लेकिन पढ़ते इसको बामर है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, लिखते इसको क्या है पी फंड है, लेकिन पढ़ते क्या है पी, इसमें साइलेंट होता है, तो फंड सीरीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। When an electron in hydrogen atom makes transition from n is equals to 1 to n is equals to 2, then the value observed of a photon is। क्वेश्चन से कहा कि जब ध्यान दीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब कोई ट्रांजिशन बनता है 1 से 2 पे, यानी पहले से दूसरे पे, तो उस कंडीशन में जो पहले से दूसरे पे जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो फोटॉन्स कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहली चीज सुन कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, पहला ट्रांजिशन इसका ये है, ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन जस्ट इसके बाद नील्स बोर वाले एटॉमिक मॉडल में पहले ट्रांजिशन का जो N1 है इसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है, और दूसरे का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहा कि जब पहले एक ट्रांजिशन बना 1 से 2 पे, यानी लोअर से हायर पे गया, तो वो फोटॉन्स में कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यानी जो जंप कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो यानी कि वो कितना एनर्जी एक्चुअली ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे देखिए सुन, ये ट्रिक से बनाने का चीज़ है कि अगर 1 से 2 पे कोई भी ट्रांजिशन यदि हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए कि अब देखिए एनर्जी का ऑब्जर्वेशन होता है वो फोटॉन्स के टर्म्स में ही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया तो कितना एनर्जी, अब मान लीजिए कि उसी के टर्म्स में हमको निकालना होता है। तो या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि फोटॉन्स कितना एनर्जी ऑब्जर्व करता है जब ट्रांजिशन पहले से दूसरे पे बनता है, लाइमन पास्चन बाल्मर सीरीज से जो है। तो अब डायरेक्ट ध्यान रखिए सुन कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिंपल सी बात है, दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वहीं तो आपको क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि लोअर से हायर पे गया है। अगर हायर से लोअर पे जाता तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता। तो यहाँ पे तो ऑब्जर्व करेगा, तो कितना ऑब्जर्व करेगा, तो देखिए -3.4 और माइनस कर जैसे निकालते हैं ना, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या E2 माइनस का E1। इस तरीके से याद रखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन में एब्जॉर्ब और रिलीज का जो आपको डाउट होगा वो सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। दोनों एनर्जी का चेंज निकाल दीजिए, -3.4 माइनस का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये ऑब्जर्व करेगा।
ठीक है, आपको 4-5 याद रखना है। जैसे इसके बाद वाला थर्ड के लिए अगर बात करता है तो थर्ड का एनर्जी कितना होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर फिफ्थ का थर्ड के बाद फोर्थ पूछता तो ये होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। तो आप 4-5 एटलीस्ट याद रखिए, या फिर एनर्जी के फॉर्मूला से आप फॉर्मूला पे भी रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन ए 3.4, बी 1.51, सी 0.37 और डी में जो है डी में 10 नहीं, यहाँ पे इसको बाई मिस्टेक यहाँ पे 13.6 है, इसको आप बना लीजिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 10.2 होगा। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट है, इतना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। खुद आप क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि इस चारों में से ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में से चारों में से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में मूव करता है वो भी फंडामेंटल पार्टिकल, अल्फा यहाँ पे जो है फंडामेंटल पार्टिकल आपका नहीं है, क्योंकि अल्फा पे 2+ चार्ज होता है और हीलियम लाइक न्यूक्लियस की तरफ बिहेव करता है, यानी 4 AMU इसका मास भी होता है। तो यानी इसका डी ऑप्शन अल्फा पार्टिकल, नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा, ये 11 नंबर क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग बारीकी से ध्यान दे करके देखिए। कहा कि रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज अनस्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहा कि जो रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल है वो अनस्टेबल हुआ, मतलब किस कारण के वजह से, क्योंकि पता है कि रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में जैसे ही अनस्टेबल कंडीशन आया था तो नील्स बोर का थ्योरी आया, फिर उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो उसको सुधार किए थे हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग हमारे सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स वाले सिलेबस में, केमिस्ट्री वाले में है। तो यहाँ पे क्या आया कि किसके कारण से जो है ये इनका एटॉमिक मॉडल अनस्टेबल था, जस्ट बिकॉज ऑफ, पहला ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, बी में इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमेन्स इन ऑर्बिट, सी में न्यूक्लियस रिपेल इलेक्ट्रॉन और डी में नॉन ऑफ दिस। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमेन्स इन ऑर्बिट। इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं ऑर्बिट में वो रेडिएट करता है एनर्जी को। अब ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी को करेगा तो आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स डाउन इन न्यूक्लियस, we can say that atoms are not stable। तो यानी इससे तो ये पता चला कि एटम्स तो स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, तो वो क्या होगा, डू नॉट रिमेन्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में रहेगा ही नहीं। तो इसी वजह से जो है रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल जो था वो अनस्टेबल था। यानी इसका ये करेक्ट आंसर है, VBI लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। इन विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कहा कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है यानी बामा सीरीज वाला जो है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, कौन से कलर दे दिया है यहाँ पे, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, ऐसे भी याद रखिए। रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट होता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप एक साथ कीजिए, लिखिए इस सारे क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस में कहा कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला से रिलेटेड है, जिसमें प्रोपोर्शनल पूछ दिया कि जो बोर्स का जो थ्योरी था वो रेडियस के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए सबसे हम लोग पहले स्लाइड में ही आई थिंक इसका क्वेश्चन हम लोग किए थे, पहले या दूसरे स्लाइड में जो है कि जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 इंटू n²/z। देखिए एक्चुअली ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें n²/z का ये जो बोर्स का रेडियस वो प्रोपोर्शनल हो गया। तो यानी कि ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन ए में n²/z, n²z, z²/n, n²/z² एंड ऑप्शन डी में जो है n²/z है। यानी करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए एक्चुअली इसका जो बड़ा फार्मूला होता है जहां रेडियस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ कराते हैं वो होता है n² h² ε0 डिवाइडेड बाई πmjd²।
ठीक है। तो इसमें सारे कांस्टेंट का वैल्यू रखते हैं तो हमारा ये शॉर्ट फार्मूला निकल के आता है, जो कि किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो वहां से प्रोपोर्शनल पूछता है, टोटल एनर्जी के प्रोपोर्शनल पूछ देगा, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन बाय व्हिच थ्योरी, मतलब ये थोड़ा सा किस थ्योरी के आधार पे बोर्स के थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पर, ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बोला कि प्लैंक्स थ्योरी, ऑप्शन बी में है क्वांटम थ्योरी, और ऑप्शन सी में जो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी में जो है जूल्स थ्योरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स थ्योरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिससे हम ये भी बताए थे जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के बराबर होता है, यानी L = NH/2π के बराबर। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ के सुनाते हैं। इफ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है थिन मेटल फॉइल से पास हो रहा है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज, कह रहा है कि जब थिन फॉइल से, जैसे ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वाला जो है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी आप बोल सकते हैं, उसमें हम लोग क्या, उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या लिया था, थिन गोल्ड फॉइल। तो इन्होंने बोला कि यदि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहा है तो उसका जो है इंपॉर्टेंट रीजन क्या होगा, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या होने वाला है। तो ऑप्शन ए में बोला कि हाई डेंसिटी, ऑप्शन बी में हाई डेंसिटी, ठीक है, ऑप्शन बी में हाई स्पीड, ऑप्शन सी में पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑप्शन डी में जो है द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। तो यानी देखिए जैसे अलग अलग एंगल पे आपको बताए होंगे कि रदरफोर्ड के अलग एंगल पे इसका पूरा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो उसमें एक चीज आपको बताया जाता है कि जो एटम्स का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। तो यानी कि अब सोचिए कि कितना स्पेस इसमें बच गया। तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस होने के वजह से, एम्प्टी स्पेस, इस वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास करते हैं किसी भी फॉइल से, यानी इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। बाय विच एटॉमिक मॉडल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आया कि कह रहा है कि कौन से एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस ऑफ एटम्स का डिस्कवरी किया गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रदरफोर्ड ही तो जो है न्यूक्लियस के बारे में बताए थे, है ना। 2 क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इसको दोनों ही याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया और साथ ही साथ साइज ऑफ न्यूक्लियस की यदि अगर बातें करें तो वो भी रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डाल्टन बोर्स रदरफोर्ड, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एटम्स का डिस्कवरी जॉन डाल्टन ने किया था, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का जो है डिस्कवरी जेम्स चार्डविक ने किया हुआ था। तो इसको एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका एक, अच्छा ये 16 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन आपको टोटल आएंगे, तो एक लास्ट स्लाइड होगा और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग देखेंगे 17 से 20 तक का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा उसको एक बार पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, यानी सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है वो कौन से फोर्स के वजह से वो होल्ड रहता है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएगा। तो वो एक बेसिक फोर्स है जो आपको हम बताए हुए थे, इसमें याद होना चाहिए। आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताते हैं। पहला ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फोर्स, सी में न्यूक्लियर फोर्स, एंड डी में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होल्ड रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से होल्ड रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का ही दूसरा नेम है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, और इसका दूसरा नाम है कूलम्ब फोर्स।
फोर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होइएगा। क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या 1/4πε0 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एक्सपेक्टेड टू लूज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ, कह रहा है कि देखिए रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल क्या था, वो अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था, तो इसका एक मेन रीजन था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट करता है वो हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमेशा मतलब जो है वेव के टर्म से एनर्जी को रेडिएट करते रहता है, यानी कि वो एक तरीके से स्पाइरल मूवमेंट होता है। और स्पाइरल होने की वजह से अब लेट सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन यदि कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा होगा, यानी रेडिएट कर रहा होगा, तो एक टाइम पे जो उसका एनर्जी कमेगा, घटेगा, और डिक्रीज करते 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 वो क्या न्यूक्लियस में फॉल्स डाउन हो जाएगा। इस थ्योरी से तो यही प्रूफ हो रहा था। किनके थ्योरी से, तो ये रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल से। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रोटेशन स्पाइरली उसमें हो रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में जंप्स ऑन न्यूक्लियस, बी में रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी में एस्केप फ्रॉम एटम एंड डिमन, नहीं, जो करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी जो ड्रॉबैक्स था इन्हीं को तो दूर करने के लिए नील्स बोर साहब ने अपने थ्योरी में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो अपने डेफिनिट एनर्जी लेवल में रोटेट करता है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका डेफिनिट एनर्जी रहता है। जैसे आप पढ़े होइएगा कि पहले का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो डेफिनिट एनर्जी रहता है। करेक्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो इस देखिए जो भी पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है सर, इसको भी आप समझते चलिएगा। बहुत बार ऐसा भी चीज़ होता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे तो साइड में उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि द स्पेक्ट्रल लाइन इन पास्चन सीरीज अराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द ऑर्बिट विद, मतलब कहा कि पास्चन सीरीज में मान लीजिए कोई भी ट्रांजिशन बना रहा होगा तो हायर ऑर्बिट से वो कौन से ऑर्बिट पे जाकर के वो वहाँ पे जो है ट्रांजिशन अपना मेक करता है, यानी ट्रांजिशन अपना बनाता है। ठीक है, तो देखिए लाइमन के लिए 1 होता है सबसे पहला एनर्जी लेवल डायग्राम में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था। बामर के लिए 2 होता है और पास्चन के लिए 3 होता है, इसको याद कर लेना है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी n=3 हो जाएगा। यानी इसका किस पे जो है ट्रांजिशन बनाएगा, तो 3 के साथ बनाएगा, कोई भी हायर जो है ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा होगा तो। करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड टाइप से है, जो कॉन्सेप्ट समझना है और आगे निकलना है, इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखें कि द एनर्जी ऑफ 2 डिफरेंस एनर्जी लेवल वेरीज एज द क्वांटम नंबर n इंक्रीजेज। मतलब ये कहा कि जैसे अच्छा कंजिक्यूटिव डिफरेंस आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि जैसे होता है ना कि पहला ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से अगर 2 एनर्जी का अगर लेवल का डिफरेंस हो रहा है तो उसमें जो है अगर n का वैल्यू बढ़ा, यानी कि क्वांटम नंबर n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखना है। n का वैल्यू जब बढ़ता है यानी क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट चेंज, इंक्रीज, और ऑप्शन नंबर सी में है डिक्रीज, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज। तो इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये VVI क्वेश्चन से भी है, और साथ ही ये भी काफ़ी अच्छा, ये आपका, हाँ ये आपका काफ़ी अच्छा, ये इसी बेस पे तो रदरफोर्ड्स ने अपना थ्योरी दिया था। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है एटम्स का हमारा ऑब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन था, हर एक टॉपिक को इसमें हमने कवर कर दिया है। तो जाइए सुन, जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का, जो मॉडर्न फिजिक्स का ही पहला चैप्टर है, ठीक है, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए। अब इसका एक शॉर्ट वीडियो, एक छोटा सा आप न्यूक्लियस के ऊपर बना देंगे, और इस तरीके से हमारा मॉडर्न फिजिक्स का तीनों चैप्टर जो है इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता है। ठीक है सुन, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, न्यूक्लियाई का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, और एग्जाम नज़दीक है तो मेहनत करते रहिए। थैंक यू।